हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। आज दिन ठीक था, शुरुआत ठीक हुई। ग्लोबल संकेतों के बीच शुरुआत ऐसी हुई कि एक समय हम 125 अंक निफ्टी पे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और वो खुले ही उस 13 की तेजी के साथ थे। पर उसके बाद वो टिक नहीं पाए और अचानक अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव डराने वाला हावी होता हुआ नजर आया था। तो जब हम खुले थे, 125 अंकों की मजबूती थी, तो आज इंट्राडे हाइस थे ऑलमोस्ट 980 के। तो 24,980 से ठंडे पड़ गए। अब ध्यान रखिएगा, 25,000 के जोन्स पर सबसे तगड़े कॉल राइटर्स का जोन खड़ा हुआ है। सबसे तगड़ा आउटस्टैंडिंग वहीं पर है। तो एक अड़चन वाली एक बड़ी दीवार सामने खड़ी थी और साइकोलॉजिकली भी वो स्तर पार करना थोड़ा सा हमेशा चैलेंजिंग रहता है। तो उसी स्तरों के आसपास खुले, वहां से मुनाफा वसूली आई और कहां 125 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 250 पॉइंट नीचे गिर गया था। यानी कि 300 पॉइंट का एकदम से शार्प कट आया। फिर हाँ, लोअर लेवल से सुधरने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज ठंडा दिन था। मतलब इनिशियल वोलेटिलिटी के बाद फिर लार्जली रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ और फ्लैट लाइन के करीब जाए गए। लेकिन हाँ, चैलेंजिंग है, ऊपरी जोनों पे दबाव आ रहा है और एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? बहुत शार्प रिएक्शंस हैं स्टॉक स्पेसिफिक। मतलब आज के लिए देखिए, जैसे वायदा में आज के सारे टॉप लूजर्स। अभी मैंने देखा किसी का पॉपअप पे सवाल भी आ रहा है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। इंडिया मार्ट देखिए आप, 18% का कट। आरबीएल बैंक अपने नतीजों पे वैसे ही पिटा हुआ बैंक था, 300 वाला 200 पे आके खड़ा हुआ था, 13-14% का नॉक अपने नंबर्स पे झेलता हुआ। निफ्टी की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उठाइए, कोटक महिंद्रा बैंक उठाइए, 5 से 7-8% का प्रेशर था। इस तरह के शार्प नॉक्स हो रहे हैं नतीजों पे। तो है तो बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो इस समय, लेकिन हाँ, इंडेक्स रिकवर हो गया क्योंकि एचडीएफसी बैंक बढ़िया कर रहा था, रिलायंस ठीक ठाक कर रहा था। तो इंडेक्स में रिकवरी अपनी जगह होगी, लेकिन टेक्सचर बिगड़ा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूं, बाजार का असल बैरोमीटर है ब्रेथ। 1:3 से ज्यादा डिटोरिएटिंग थी। एक बड़ा था तो 3 स्टॉक कमजोर थे, 75% से ज्यादा स्टॉक लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। तो इंडेक्स ठीक है, रिकवर हुआ और लोअर लेवल से, लेकिन मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। हफ्ते की शुरुआत खासी चैलेंजिंग होती हुई नजर आई। चलिए, आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोग आपको नजर आएंगे। जहां कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, आप रीच आउट करिए। कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई थ्रेड, कोई ट्विटर, सब जगह हम लोग हैं। आप अपने नेस्ले इंडिया, ये यार करेक्शन तो शार्प आया और मतलब नतीजों के बाद से तो खासा प्रेशर बना। खैर, नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, इसमें कोई शक नहीं है। भाई, कहां हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने की बात कर रहे थे, वॉल्यूम 1.5% के आसपास डिक्लाइन दिखा रहा था। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट में किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था नेस्ले का। वो एक दिक्कत की बात, ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात थी। तो डिसअपॉइंटमेंट तगड़ा था नेस्ले की परफॉर्मेंस में। म्यूटेड अच्छा, एक तो नेस्ले का वॉल्यूम ग्रोथ डोमेस्टिक गड़बड़ाई और इवन एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे मेरे ख्याल से जो नंबर्स आए कमजोर है। तो दोनों में दिक्कत है। हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि इस समय इन्वायरमेंट ऐसा था। भाई ठीक बात है, इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है, कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़े से बिगड़े बिगड़े नजर आएंगे आपको। जब इस तरह का सिचुएशन, हमारी परचेजिंग पावर ठंडी होती है। पर ये सब, अगर एनवायरमेंट की बात थी तो ये सब हम लोग जब फैक्टर इन कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन तो सब कुछ कैप्चर्ड था। तो स्टॉक का रिएक्शन बनता था और जिन लेवल से घूमने की कोशिश कर रहा है, जिन लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है, इन्हीं लेवल्स पे कई बार आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया। लॉन्ग टर्म चार्ट खोलिएगा नेस्ले का या 1 साल का भी खोलिएगा, आपको यही लेवल्स इंटरेस्टिंग दिखेंगे। और मेरा मानना है कि ये एक सिर्फ नीजर्क है या नियर टर्म चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एक बढ़िया स्ट्रक्चरल स्टोरी है। वैसे भाई, गजब की कंपनी है नेस्ले। आप, मैं छोटे थे तब से उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते करते आज भी उतने ही डोमिनेंट है। इसलिए मेरा मानना है स्ट्रक्चरल स्टोरी में कोई इशू नहीं है। हाँ, नतीजे रिलेटेड चैलेंजेस, ये सब नियर टर्म पैंग्स हैं जो झेल भी रहा है स्टॉक। तो जिनके पास है, घबराने का नहीं। इनफैक्ट कुछ अच्छी पेडिग्री के स्टॉक जहां पे कहा जाता है ना, बुरे वक्त पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। है तो अच्छी पेडिग्री, सही वक्त आया नहीं आया वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, लेकिन है इंटरेस्टिंग, इसीलिए घबराना नहीं है।
और फ्रेश एंट्री के शायद मौके ढूंढिएगा अगर फाइनेंशियल एडवाइजर एग्री करता है इस बात पे। जहां तक किसी ने इंडिया मार्ट इंटरमेश का पॉपअप डाला था, इंडिया मार्ट इंटरमेश में अब हो तो रहा है कि चैलेंजेस तो हैं। अब जो अच्छा ऑन द फेस ऑफ इट जब वीकेंड में नंबर्स आए थे तो इतने बुरे नहीं दिख रहे थे, मार्जिन्स में एक तगड़ा बहुत बड़ी एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था। पर इस रिजल्ट्स के साथ दिक्कत दो चीजों की जिसके चलते नतीजे खराब नहीं, आने वाला समय खराब हो सकता है, उसका डर है। दो चीजों में कौन सी थी? एक कस्टमर एडिशंस, और कस्टमर एडिशंस आज की कहानी नहीं है जो आज हवा मच गया। 2300 के आसपास कस्टमर एडिशंस आए पिछले क्वार्टर के, लेकिन ध्यान रखिएगा पिछले 4-5 क्वार्टर से हो क्या रहा है, 1400-1500 से लेकर 2200, 2600, 2700 के बीच में ही कस्टमर एडिशंस आ रहे हैं। ठंडा परफॉर्मेंस चले जा रहा है और कलेक्शंस रिड्यूस हो गए। इससे पिछला Q1 जो क्वार्टर था 14% कलेक्शंस थे। कलेक्शन मतलब अरे यार कोई सेलर आया इनके प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट कराने, उससे पैसा वसूलेंगे, कोई बायर की क्वेरी आई उससे पैसा वसूलेंगे, और कोई ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट होगा, पेमेंट कराएंगे तो उसका ट्रांजैक्शन, उसका कलेक्शन होगा। तो ये बेसिकली इनके कलेक्शंस हैं। वो कलेक्शंस जो है 14% से रिड्यूस होकर आज 4-5% पे आ गए, मिड सिंगल डिजिट पे। तो ये कंसर्न है, कस्टमर एड्स नहीं हो रहे, कलेक्शंस आ नहीं रहे, तो आने वाले क्वार्टर्स में आप फाइनेंशियल्स और चैलेंजिंग होते हुए देखेंगे। दो रीजन हो सकते हैं जो मुझे समझ में आता है। एसएमई एमएसएमई स्पेस दिक्कत कर रही हो, पर उससे इनके साथ नहीं होना चाहिए, फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अभी देखेंगे और नतीजों में। दूसरा हो सकता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही हो, भाई नए एजाइल एग्रेसिव प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे होंगे, हमेशा आते रहे, पर मैनेजमेंट का ये कहना है कि कोविड के बाद से क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हम अब तक डिसाइफर कर नहीं पाए, हम एक्टिवली खुद ट्रैक कर रहे हैं। मेरे लिए वही धक्का था, मैनेजमेंट अभी खुद नहीं समझ पा रहा है कि इस तरह के चैलेंजिंग सिनेरियो क्यों बनता चले जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अगर समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है, तो दिक्कत एड्रेस कैसे होगी? एड्रेस होने लायक है या नहीं है, मुझे वो नहीं पता, मुझे तो दिक्कत ही नहीं पता है। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि कलेक्शंस हमारे डबल डिजिट पे वापस पहुंचेंगे Q4 में, क्योंकि Q3 जो करंट क्वार्टर चल रहा है इसमें तो फेस्टिवल होता है, तो कहना मुश्किल हो जाता है, ठंडा रहता है। Q4 ऑनवर्ड्स आएगा। अच्छे दिन कब तक आएंगे फिर Q4, मतलब FY26 तक अच्छे दिन आ जाएंगे, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है मैनेजमेंट के दिमाग में, क्योंकि अभी पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना तो दूर की बात, तो मेरे लिए मुश्किल हो गया है थोड़ा सा। तो आज जो इंपैक्ट आया स्टॉक में वो लॉजिकल है, पर ये स्टॉक 1000 रुपए का बैंड है मोटा मोटी, जिसके बीच में आपको इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। शायद 2300 ऑन द वे डाउन, 3300 ऑन द वे अप, काफी समय से इस बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, उसके लोअर लेवल्स पे आके खड़ा हो गया है इस तरह के नीजक के बाद। अब निकलना शायद नहीं, अब तो आपने सारा पेन झेल लिया, मुझे नहीं लगता। अगर तो वो जो चैनल की बात मैं कर रहा हूं, देखिएगा जाके स्टडी कराइएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, उसके नीचे जा रहा है तब थोड़े से और कंसर्न्स माउंट होते हैं, लेकिन अभी नहीं। और मैंने किसी शो में बहेती साहब से, आशीष बहेती पुणे वाले जो एनएवी के हैं, उनसे बातचीत भी करी थी, उनका भी कहना था अब तो ओवरसोल्ड है, अब यहाँ पे सेलिंग के मौके नहीं। और जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, मैं अनसर्टेनिटी का इस तरह के एनवायरमेंट में फ्रेश एंट्री नहीं, जब क्लैरिटी नहीं है आगे के आउटलुक को लेकर, क्लैरिटी नहीं है कि इस तरह के पेन के पीछे की असल वजह क्या है, तो ये फ्रेश एंट्री का समय फिर हुआ नहीं। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश अवॉइड है, एटलीस्ट फॉर द टाइम। अच्छा बिजनेस था भाई, B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस, 60% प्लस मार्केट शेयर इस बड़े देश का है, तो कमेंडेबल। आईपीओ ने बहुत कमा के दिया सबको, बढ़िया रहा, लेकिन अब चैलेंजिंग सिनेरियो है, लेट्स वेट एंड वॉच। राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंट्री नहीं करना चाहिए। जब अनसर्टेन एनवायरमेंट इतना बड़ा हो तो एंट्री नहीं करना ज्यादा अकलमंदी है। तो जिन्होंने पेन झेल लिया है, आप वो वॉच आउट करिएगा क्रूशियल लेवल्स, जो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी करेंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा, लोधा के लिए इसको डिपेंड करता है। मैं हालांकि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो ठीक है। आप कई लोग कहते हैं कि उसके हम लोग हाफ में ही हैं अभी आगे, पर स्टॉक्स के भाव जो होते हैं ना, बहुत फ्यूचर डिस्काउंट कर लेते हैं। होता है ऑन ग्राउंड प्री सेल्स और ये सब आंकड़े बढ़िया चलते रहे, पर स्टॉक्स थकाएं,
आपको, क्योंकि स्टॉक्स फ्यूचर को बहुत ब्यूटीफुली एडजस्ट करके डाइजेस्ट करके बैठते हैं। हैविंग सेड दैट, तो मेरा मतलब बेसिकली वो जो तगड़े एक तरफा मूव्स थे, रियल एस्टेट बहुत कमा के दे रहा था, वो फेज नहीं है अब। पेशेंस टेस्ट करेगा लंबी अवधि के लिए। कोई मेरा मानना है मैक्रोटेक बहुत अट्रैक्टिव प्ले है, क्योंकि जो लोग मुंबई और एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं, वो तो खास तौर पे इसके जलवे जानते हैं। इस ऑफिस के इर्द गिर्द बहुत सारे उनके मैसिव टावर्स खड़े हुए हैं। मुंबई में मैसिव एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अल्ट्रा प्रीमियम से लेकर प्रीमियम, प्रीमियम से लेकर मिड सेगमेंट से इवन अफोर्डेबल, और उसमें तो बड़ी बड़ी टाउनशिप्स हैं। एक मुंबई के पास इलाका है पलावा सिटी जो ये बना रहे हैं, दूसरा कोई ठाणे में कुछ है आउटस्कर्ट्स पे, तो वो गजब के टाउनशिप बना रहे हैं। तो अल्ट्रा प्रीमियम से लेकर अक्रॉस बैंडविड्थ ऑपरेट करते हैं, और गजब है, डोमिनेंस है भाई। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है इस देश की आज की डेट में, और सबसे बड़े मार्केट में प्लेयर है एमएमआर, मुंबई का रीजन सबसे बड़ा मार्केट है रियल एस्टेट का, तो डोमिनेंस तो है यार। और इनके प्रोजेक्ट्स, इनके मुंबई के अलावा पुणे दूसरा बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है वैसे इनका। तो प्रोजेक्ट को देखते हुए, फ्लोज को देखते हुए, ये तो कंफर्म्ड है कि बढ़िया कैश फ्लोज बहुत तगड़े जनरेट करते चले जाएंगे। तो इसीलिए ये है तो होल्ड मैक्रोटेक डेवलपर्स। इनकी हाईलाइट रही है बहुत ब्यूटीफुल एक्विजिशन लैंड के करना, उसको बढ़िया टर्न अराउंड इन द सेंस बढ़िया जनरेट करके दिखाना, उससे रेवेन्यू पोटेंशियल गजब है। पर वो मैंने जो अपफ्रंट कहा था, वो जो आप एक तरफा मूव्स आज लगाया, रियल एस्टेट ने चांदी कर दी, वो फेज मुझे लगता है रियल एस्टेट का वो वाला फेज गया जो एकदम प्योर बुल रन था। अब लॉजिकल सिलेक्टिव स्टॉक्स में एंटर करना और पेशेंस के साथ बैठना वाला ज्यादा होगा। जिनके पास है उनके लिए ओवरऑल रियल मैक्रो डेवलपर्स एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकते हैं। होल्ड करने लायक, इंटरेस्टिंग प्ले गलत वर्ड यूज कर लिया, होल्ड करने लायक हो सकते हैं। ब्लू स्टार पे अभी कमेंट्स रिजर्व रखता हूं। दरअसल आप लोग को अपफ्रंट बता देता हूं, कल न्यू ईयर कंपनी में ब्लू स्टार का मैनेजमेंट जुड़ेगा हमारे साथ, तो एक बार मैनेजमेंट से जरा करंट माहौल समझ लूं। इंडिया मार्ट इंटरमेश इस तरह का अपडेट देता है, तो एसएमईज एमएसएमईज दिक्कत में होंगी। नेस्ले वॉल्यूम ग्रोथ डी ग्रोथ दिखाता है, तो सिनेरियो चैलेंजिंग हो जाता है। और वो आपका बजाज इस तरह की कमेंट्री देता है फेस्टिव सेल्स को लेकर, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी है मूड माहौल कैसा, इसलिए वेट एंड वॉच। ब्लू स्टार से कल बातचीत करता हूं, उसके बाद उस पर व्यू निकालेंगे, कल शाम को उस पर चर्चा करेंगे ब्लू स्टार पे। अभी अल्टरनेटिव मैनेजमेंट को सुनूं और कहानी कुछ और बताऊं मैं, सिनेरियो पेंटिंग की मैनेजमेंट आगे कुछ और कहे, और एक अंबर देखिए आज कैसा नतीजों से पहले फट रहा है, तो एसी स्पेस और ये सब स्पेस कैसी कर रही है, जरा एक बार कल बातचीत के बाद। जाता था एक एचडीएफसी बैंक, इसमें कुछ है नहीं सर, कितनी बार क्वालिटी है। एक बड़ी रिजेक्ट से चली थी, एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, उसका पेन था। आप देखो ना यार इसके पीयर्स के क्या हाल हो रहा है, रिजल्ट्स आज रिएक्शन देखो स्क्रीन पे, और ये कैसे ब्यूटीफुली मैन्यूवर कर रहा है। इसी कमेंट्री जो हम और आप हमेशा बात करते थे, इस साल पीयर से ठंडी ग्रोथ करेंगे, अगले साल, इस साल तो खत्म होने वाला है, अगला साल FY26 लग जाएगा, एक क्वार्टर बाद हम पीयर के बराबर ग्रोथ करेंगे। FY27 हम वापस पीयर्स को आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे, और नंबर्स दिखाते हैं बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक ने डिलीवर करके दिखाया है आपको। तो यार कन्विक्शन रखिए, जिनके पास है लैच ऑन करके रखिए। हो सकता है वापस थोड़ा ठंडा पड़े, ये टसल चलती रहे, लेकिन निफ्टी 50 में, और ये एक नहीं, निफ्टी 50 में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिनको देख के चीख के लगता है कि कहाँ इधर उधर मुंह मार रहे हो, पैसा है तो उनमें डिप्लॉय करना शुरू कर दो। अब वो कौन से, वो आपका फाइनेंशियल, आप भी रन थ्रू करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा इधर मुंह मारना नहीं है। एचडीएफसी बैंक अब तो खैर कंफर्टेबली 1700-1750 के ऊपर है, लेकिन फिर भी डेप्सिस में मुझे लगता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। FY25 खत्म होने आ रहा है, एक क्वार्टर बाद अपन सब लोग FY27 पूरा बाजार उधर ही मूव कर जाएगा, वैसे अभी भी कर चुका है। लेकिन चलिए अभी भी FY26 पे, FY27 जब इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दे रहा होगी कंपनी, जब मैं उस फाइनेंशियल्स को फैक्टर इन कर रहा हूँ अपने एस्टिमेट्स में,
कहानी तब स्टॉक का मूव शुरू हो जाएगा, ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और भी तगड़ा। खैर वो सब हो जब हो, अपने इस भाव पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, गिरावट में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, अपन हमेशा मेंशन करते रहे, अपने हाथ में अपना रिस्क है और एचडीएफसी बैंक गजब है उस कैटेगरी में। ऐसे ही इसी लॉजिक से उतरिएगा कई सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जहां पे आपको रिस्क, निफ्टी 50 के बियॉन्ड भी कुछ स्टॉक चर्चा करी अपन ने, जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। रिवॉर्ड बाजार कब करेगा, कितना करेगा पता नहीं है, रिस्क अगर जहां पे दिखता है बहुत ज्यादा नहीं है, कंफर्टेबल है आप इन लेवल्स पे खरीदारी करने के, तो भाई साहब एक्यूमुलेशन की शुरुआत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। खैर अपन लोग कल मुलाकात करेंगे बाकी के स्टॉक्स, और हाँ ब्लू स्टार जरूर मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद तब डिकोड करूंगा सर, आज उसका जवाब देने का मतलब नहीं। कल मुलाकात इस नोट पर, बाय।